हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ का टाइप्स ऑफ कंपनी तक का टॉपिक कर लिया था। याद है आपको, पढ़ा होगा आप लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपनीज। और एक हल्का सा टॉपिक किया था हमने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, राइट। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बी और डी। बच्चों, जनरली आपको पता होगा कि कंपनी को डे टू डे जो मैनेज करते हैं वो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि शेयर होल्डर तो पैसा लगाते हैं मगर उनके पास रोज के लिए टाइम नहीं होता, राइट। वो अलग बात है कि एक व्यक्ति शेयर होल्डर है तो वो डायरेक्टर भी हो सकता है, बट जनरली हम एज्यूम करेंगे कि बोर्ड सेपरेट होता है। देखिए, पहले तो डायरेक्टर क्या होता है। सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 34 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब दैट डायरेक्टर मीन्स ए पर्सन डायरेक्टर अपॉइंटेड टू बोर्ड ऑफ कंपनी। मतलब कोई मीनिंग नहीं ढंग का दिया, कहता है डायरेक्टर वो जिसको कंपनी के बोर्ड पे डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। डायरेक्टर वो जिसे कंपनी के बोर्ड पे डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन है जिसे ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए और फंक्शंस करने के लिए, डायरेक्टर्स की ड्यूटी और डायरेक्टर के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया गया है। मतलब लिटरल सेंस में बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बड़ा सिंपल। कहते हैं डायरेक्टर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने डायरेक्टर अपॉइंट किया, सिंपली जिसको आपने डायरेक्टर अपॉइंट किया है एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। नाउ कम्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बच्चों, बोर्ड का मतलब एक तरह से जब सारे डायरेक्टर इकट्ठे हो जाते हैं उनके कलेक्शन को, उनकी कलेक्टिव बॉडी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड इन रिलेशन टू कंपनी मींस कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। डायरेक्टर, सभी डायरेक्टर्स की कलेक्टिव बॉडी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाएगा। मतलब जब एक डायरेक्टर है तो वो डायरेक्टर माना जाएगा, जब बड़े सारे डायरेक्टर हैं तो उसको बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। You can also call as group of directors. A company, though a legal entity in the eyes of law, is an artificial person, right? It has no physical existence. तो एक्चुअल में तो कंपनी है ही नहीं, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो पर्सन जो कंपनी के मैनेजमेंट के इंचार्ज हैं या कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी की एक्टिविटी को मैनेज करते हैं, उन्हें डायरेक्टर कहा जाता है। दे आर कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर बोर्ड, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर बोर्ड, राइट। तो डायरेक्टर मतलब जिसको आपने अपॉइंट किया है एज ए डायरेक्टर एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, या फिर डायरेक्टर जब बड़े सारे हैं तो दैट इज कलेक्टिव बॉडी, एंड कलेक्टिव बॉडी इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। देन बच्चों, क्वेश्चन आता है कि सर मिनिमम मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होते हैं। देखिए बच्चों, सेक्शन 41, 49 सब सेक्शन 1 कहता है कि हर एक कंपनी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए अगर ये पब्लिक है, 2 डायरेक्टर होने चाहिए अगर ये प्राइवेट है, और 1 डायरेक्टर होना चाहिए अगर ये ओपीसी है। ये हमने पढ़ रखा है। इनफैक्ट मैंने ये भी पढ़ा है कि कंपनी मैक्सिमम 15 कर सकती है। कंपनी मैक्सिमम कितने कर सकती है? 15। मगर ये इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट, कंपनी बच्चों 15 से भी ज्यादा कर सकती है अगर ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे जनरल मीटिंग में, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। बच्चों, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जहां पर 75% वोट फेवर में आए। अगर 75% शेयर होल्डर अग्री करेंगे तो हम 15 से भी ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, राइट। चलिए, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। बच्चों, क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। एक व्यक्ति कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। तो सेक्शन नंबर 165 कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप कैन बी 20। एक व्यक्ति 20 मैक्सिमम कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, राइट। एंड नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इन पब्लिक प्राइवेट कंपनी, जो पब्लिक या फिर प्राइवेट जो पब्लिक की सब्सिडरी हैं,
आपको पता है अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक की सब्सिडरी है तो उसको पब्लिक ही कहा जाएगा। तो पहला पॉइंट कहता है कि आप मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं, मगर दूसरा बात करता है कि अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो आप सिर्फ 10 में बन सकते हैं, राइट। मतलब टोटल मेरे पास ऑप्शन है 20 कंपनी का और पब्लिक ऑप्शन है मेरे पास 10 कंपनीज का, राइट। अच्छा, मेंबर्स चाहें तो रेजोल्यूशन पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपकी लिमिट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर मेंबर चाहते हैं कि हमारे डायरेक्टर कहीं ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टर ना रहे तो मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर की लिमिट को कम कर सकते हैं, राइट। अगर देखिए रेजिडेंस ऑफ डायरेक्टर इन इंडिया कहता है कंपनी में एक डायरेक्टर रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट ऊपर पढ़ाया था मैंने, जो कम से कम 182 डेज इंडिया में रहे। कंपनी में जितने भी डायरेक्टर हैं उनमें से एक कम से कम रेजिडेंट होना कंपलसरी है। रेजिडेंट का मतलब है कि वो इंडिया में पूरे साल में कम से कम 182 डेज रहे, राइट। देन बच्चों वुमेन डायरेक्टर, हर एक लिस्टेड कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। ये कंडीशन कंपलसरी लगाई गई। लिस्टेड कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो बच्चों गवर्नमेंट ने कहा कि हर एक वुमेन डायरेक्टर हर एक लिस्टेड कंपनी को रखना है और हर एक पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ से या उससे ज्यादा है, ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑडिट स्टेटमेंट 31 मार्च को, जो आपकी स्टेटमेंट बनी 31 मार्च को, तो आपको भी एक वुमेन डायरेक्टर रखना है। मतलब वुमेन डायरेक्टर कहां कंपलसरी हो गया, या तो आपकी कंपनी लिस्टेड है या आपकी कंपनी पब्लिक है जिसकी टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है और कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। द लास्ट, डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। बच्चों छोटे छोटे शेयर होल्डर, हर एक लिस्टेड कंपनी को स्मॉल शेयर होल्डर में से एक डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब छोटे छोटे शेयर होल्डर उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिले, इसके लिए आपको एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, SSD बोलते हैं इसको, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। और स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब होता है वो शेयर होल्डर जिसके पास 20,000 से ज्यादा के शेयर नहीं है, जिसके पास 20,000 से ज्यादा के शेयर नहीं है, राइट। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये डायरेक्टर से रिलेटेड नॉर्मल बातें हैं कि मिनिमम कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं, ये सारी बातें, राइट। बड़ा ही सिंपलेस्ट पॉइंट है, इसको आपने रीड करना है। अब बच्चों बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की, कि डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो बच्चों अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहले तो जर्नल प्रोविजन, जर्नल रूल्स जो हर एक डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट पर एप्लीकेबल है। पहला, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग GM। कहता है एक्सेप्ट कि आपके एक्ट में कुछ और गिवन है, हर एक डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है सर जनरल मीटिंग क्या होती है, वो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। जनरल मीटिंग का जनरली मतलब होता है मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, राइट। बच्चों डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपलसरी है डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए। डिन, हर एक व्यक्ति जिसको डायरेक्टर बनना है उसको डिन लेना जरूरी है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर शैल फर्निश हिज डिन एंड डिक्लेरेशन दैट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। जो भी व्यक्ति डायरेक्टर बनना चाहता है उसको एक तो डिन देना होगा अपना, और दूसरा एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि मैं किसी भी तरह से डिस्क्वालीफाई नहीं हूं। अब डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई कब होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको एग्जीक्यूटिव के लेवल पे पढ़ाया जाएगा। अच्छा, ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर शैल ऑन द बिफोर द अपॉइंटमेंट कंसेंट देनी पड़ेगी उसको DIR 2 में कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं। किसी व्यक्ति को हम अपॉइंट करने जा रहे हैं डायरेक्टर, तो उसको
DIR2 फॉर्म का नाम है, इसमें एक कंसेंट देनी पड़ेगी, इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी कि हाँ मैं आपकी कंपनी का डायरेक्टर बनने को तैयार हूं। फर्दर, कंपनी शैल विद इन 30 days ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर फाइल सच कंसेंट विद ROC इन फॉर्म DIR12 अलोंग विद द फीस। कंपनी को अगले 30 दिन के अंदर, अपॉइंटमेंट करने के 30 दिन के अंदर DIR12 फॉर्म भरना पड़ेगा ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। कंपनी जब भी कोई डायरेक्टर अपॉइंट करेगी उसके 30 दिन के अंदर कंपनी को DIR12 फाइल करना पड़ेगा। ये जनरल रूल है, जनरल। अब होता कैसे अपॉइंटमेंट देखिए। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। बच्चों, फर्स्ट डायरेक्टर मतलब कंपनी बनने के बाद जो पहली बार अपॉइंट किए थे, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उनको बोल जाएगा फर्स्ट डायरेक्टर्स। नई कंपनी बनने के बाद जब पहली बार डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, नई कंपनी बनने के बाद जब पहली बार डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स। अब देखिए पहली बात, पहला प्रोविजन कहता है द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में बी नेम्ड इन एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कहता है हो सकता है कि आप फर्स्ट डायरेक्टर आर्टिकल में लिख दो, जिनका नाम आर्टिकल में लिखा है वो फर्स्ट डायरेक्टर माने जाएंगे। सेकंड, इन केस नो डायरेक्टर्स आर सो नेम इन आर्टिकल देन आर्टिकल में ऑथराइज द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम टू अपॉइंट द फर्स्ट डायरेक्टर। कह रहा है अगर आपने आर्टिकल में नाम नहीं लिखा तो आर्टिकल में आप ये लिख सकते हो कि जो सब्सक्राइबर है, मतलब जो शेयर होल्डर है, जो फर्स्ट शेयर होल्डर है, वही अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर। मतलब जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो डिसाइड करेंगे कि किसको डायरेक्टर बनाना है। फिर रेगुलेशन 60 ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1, इसको याद नहीं करना, इसका प्रोविजन याद करना है। दैट द नंबर एंड डायरेक्टर ऑफ नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी डिटरमाइंड इन राइटिंग बाय सब्सक्राइबर। कह रहा सब्सक्राइबर डिसाइड करेंगे कितने डायरेक्टर बनाने हैं और कौन बनेगा, राइट। तो सब्सक्राइबर मतलब शेयर होल्डर, शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिंपल। बट एक अगला खतरनाक प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट बोलते हैं इसको। इन एब्सेंस ऑफ एनी सच प्रोविजन इन आर्टिकल, अगर आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं है तो जो सब्सक्राइबर हैं हु आर इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी। अगर कोई भी प्रोविजन फॉलो नहीं हुआ या कोई भी सिचुएशन हमारी क्लियर नहीं हो रही या सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा, जो फर्स्ट डायरेक्टर हैं, जो पहले ही सब्सक्राइबर हैं, जो शेयर होल्डर हैं, जो इंडिविजुअल हैं, कंपनी नहीं, जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं, उन्हीं को डायरेक्टर मान लिया जाएगा। अब इकट्ठा पढ़िए। पहले का आर्टिकल में नाम लिखा होगा, नहीं तो फिर मेंबर डिसाइड करेंगे। थर्ड कहता है मेंबर को ही डायरेक्टर मान लिया जाएगा, मेंबर को ही डायरेक्टर मान लिया जाएगा, राइट। इन केस ऑफ ओपीसी 1% में इंडिविजुअल बीइंग मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर until the directors are duly appointed by member। ओपीसी में कह रहा है आपने अलग से अपॉइंट किया तो ठीक है, आपने अलग से अपॉइंट किया तो ठीक है, जो मेंबर है उसी को डायरेक्टर मान लिया जाएगा। या तो आप अलग से अपॉइंट कीजिए, नहीं तो जो मेंबर है उसी को डायरेक्टर मान लिया जाएगा, राइट। चलिए, ये तो बच्चों है फर्स्ट डायरेक्टर, जो पहले डायरेक्टर हैं कंपनी के। अब बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सीक्वेंट डायरेक्टर। एक बार तो डायरेक्टर अपॉइंट हो गए थे, अब उसके बाद कब कब होते हैं तो वो बता रहा है अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट एट एवरी जनरल मीटिंग नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी द पर्सन हुज पीरियड ऑफ ऑफिस लायबल टू डिटर्मिनेशन एंड सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेस शैल बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन द जनरल मीटिंग। कह रहा है आर्टिकल में कुछ और लिखा तो ठीक है, 2/3 ये लाइबल फॉर रिटायरमेंट रहेंगे, मतलब 1/3 फिक्स रहेगा, 2/3 रिटायर होंगे, और 2/3 में से भी 1/3 रिटायर होंगे। लाइक 6 हैं तो 2 रिटायर होंगे, 7 है तो 2 और 3 होंगे। जो डायरेक्टर हु हैज बीन लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस, जो सबसे पुराना होगा वो पहले रिटायर होगा, याद रखिए। और जब एक रिटायर होगा तो उसकी जगह पे रिटायरिंग को हम दोबारा कर सकते हैं या सम अदर पर्सन इज वैकेंसी हम अपॉइंट कर सकते हैं। मैं समझाता हूं अगर आपको भी समझ नहीं आया तो। देखिए, जो डायरेक्टर होंगे टोटल 1/3 तो होंगे फिक्स, 2/3 होंगे रोटेशनल, राइट। 2/3 3 साल में रिटायर होंगे
1/3 1/3 1/3। जो जितना पुराना होगा वो रिटायर होगा। रिटायर होने के बाद आप रिटायरिंग को भी दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं और न्यू को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ये पॉइंट है, समझिए। मतलब 2/3 तो रोटेशनल होते हैं, जिसमें से 1/3 रिटायर। जैसे मान लीजिए आपके पास 9 डायरेक्टर हैं, 9 में से 3 फिक्स हो गए, 6 रोटेशनल हो गए, 6 में से 2 2 2 करके रिटायर होंगे, ध्यान रखिएगा। जो रिटायर हो रहा है उसको आप दोबारा भी अपॉइंट कर सकते हो, नहीं तो आप उसकी जगह पे नया भी अपॉइंट कर सकते हो। चलिए, तो ये पॉइंट है, इसलिए मैंने इसका टेबल बना दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पे ना एक पॉइंट है, इसको बच्चों आप हाईलाइट कर लीजिए। एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बच्चों एक वर्ड होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेटर ऑन आप पढ़ेंगे अगले लेवल पे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी रिटायर नहीं होते, वो फिक्स्ड होते हैं, ध्यान रखना। वो क्या होते हैं? फिक्स्ड। तो यानी कि हर जनरल मीटिंग में आपको कुछ रिटायर करने पड़ेंगे और नए अपॉइंट करने पड़ेंगे। आप उनकी जगह उनको दोबारा ही अपॉइंट कर सकते हो। बट क्वेश्चन पता है क्या? कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एट एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, आप पढ़ेंगे लेटर ऑन। एजीएम की फुल फॉर्म है बच्चों एनुअल जनरल मीटिंग। अगर एजीएम पे जो वैकेंसी हुई है, जो जगह खाली हुई है, अगर फिल नहीं होती तो मीटिंग बाकी सभी मैटर कर देती है, तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न मतलब पोस्टपोन, अगले हफ्ते में सेम डे, नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस। अगर छुट्टी है सरकारी तो उससे अगले डे में सेम टाइम। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि अगर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किए जाते तो मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी अगले हफ्ते, सेम जगह सेम टाइम। अगर एडजर्न मीटिंग पे भी वैकेंसी नहीं पूरी होती या फिर रेजोल्यूशन पास नहीं होता, जो रिटायरिंग डायरेक्टर होंगे, जो रिटायर हुए हैं, दे शैल डीम टू बी हैव रीअपॉइंटेड ऑटोमेटिकली। मतलब आपने कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया तो मीटिंग एडजर्न होगी, पोस्टपोन होगी। अगर पोस्टपोन करने के बाद नई मीटिंग पे भी आपने डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया तो भैया फिर जो डायरेक्टर रिटायर हुए हैं वो ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाएंगे। वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? रीअपॉइंट। ध्यान रखिए। तो ये डायरेक्टर को अपॉइंट करने का तरीका है, फर्स्ट डायरेक्टर एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत ही कम चांस है कि इसके ऊपर आएगा, बट स्टिल यू हैव टू रीड दिस। अगला आता है बच्चों रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। जैसे डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं वैसे रिमूव भी किए जाते होंगे। तो क्या डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है? बताया गया कंपनी बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बच्चों एक होता है स्पेशल, एक होता है ऑर्डिनरी। मैं बताता हूं आपको, देखिए। कंपनी में जो भी वोटिंग होती है, फैसले होते हैं, रेजोल्यूशन के थ्रू होते हैं। देखिए, रेजोल्यूशन बच्चों दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी, एक होते हैं स्पेशल। ऑर्डिनरी में मोर देन हाफ मेजोरिटी चाहिए, बेसिकली 50% से ज्यादा वोट। अगर 50% से ज्यादा लोगों ने हां बोला तो पास है। स्पेशल में आपको चाहिए 3/4 मेजोरिटी, दैट मीन 75% और उससे ज्यादा वोट। ये समझिएगा, ऑर्डिनरी में फेवर में वोट 50% से ज्यादा होने चाहिए, जबकि स्पेशल में फेवर में वोट 75% या उससे ज्यादा होने चाहिए। तो जैसे भी आपने ऊपर पढ़ा था
कि 2-3 जगह स्पेशल रेजोल्यूशन आया था, तो वहां पे ये था। अब ये कौन सा आ रहा है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब 50% वाला, राइट। देखिए जल्दी से देखिए एक बार, समझ गए इस बात को? अब जहां भी ऑर्डिनरी आए आप समझ जाना 50%, और जहां भी स्पेशल है आप समझ जाना 75%। देखिए कह रहे कंपनी बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव ए डायरेक्टर नॉट बीइंग ए डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय एनसीएलटी नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी वाले को नहीं निकाल सकती बिफोर इट्स एक्सपायरी आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एक्सपायरी से पहले, मतलब उसका समय खत्म होने से पहले उसको निकाला जा सकता है, राइट। पहला पॉइंट, आप किसी भी डायरेक्टर को निकाल सकते हो एनसीएलटी वाले को छोड़कर। दूसरा, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो रीअपॉइंट हुआ है सेकंड टर्म में दूसरी बार, उसको रिमूव कर सकते हो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड आफ्टर गिविंग हिम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बच्चों रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होती है सुनवाई का अधिकार, कि हम आपको निकाल रहे हैं, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो दूसरी बार अपॉइंट होता है उसको निकालने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। थर्ड, स्पेशल नोटिस विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए डायरेक्टर एंड टू अपॉइंट समबडी इन प्लेस। कह रहा है अगर आप एक को निकालना चाहते हो और उसकी जगह दूसरे को अपॉइंट देना करना चाहते हो तो उसका एक नोटिस भी देना पड़ेगा आपको स्पेशल, राइट। फोर्थ, वैकेंसी क्रिएटिंग बाय रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। वैकेंसी मतलब जगह खाली होगी। इफ ही हैड बीन अपॉइंटेड बाय कंपनी जनरल मीटिंग, अगर वो कंपनी के द्वारा जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ था तो उसको हम उसी मीटिंग में किसी और डायरेक्टर की जगह डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं उसकी जगह पर, और जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसकी जगह पर वो संभालेगा जब तक उसका प्रेसिडेंसर संभालता। प्रेसिडेंसर मतलब उससे पहले वाला जिसको हमने निकाला है। अगर हम उसको नहीं निकालते, इफ ही हैड नॉट बीन रिमूव्ड, अगर हम उसको नहीं निकालते तो जितना समय उसका था, जैसे मान लो पुराने वाले ने दिसंबर में रिटायर होना था तो नए वाला भी दिसंबर तक ऑफिस संभालेगा। जो पुराने वाले का टेन्योर था वही उसकी वैकेंसी वाले को मिलेगा, उसकी वैकेंसी वाले को मिलेगा। मतलब बीच में आप किसी डायरेक्टर को निकालते हैं तो फिर आप उसकी जगह किसी को अपॉइंट करते हैं तो वो परमानेंट नहीं रहेगा, वो उतने समय तक रहेगा जितने समय तक रिमूवल वाला जिसको निकाला गया वो अपॉइंट हो सकता था, राइट। तो दैट इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। देन बात करते हैं बच्चों मीटिंग ऑफ बोर्ड्स। अब देखिए एक तो कंपनी को मीटिंग करनी पड़ती है बार बार। देखिए जब लोग मिलकर किसी मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं तो उसको मीटिंग्स कहा जाता है। जनरली दो तरह की मीटिंग होती हैं, एक होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, एक होती है शेयर होल्डर्स की, या आप कह सकते हैं मेंबर्स की। बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है उसको बोला जाता है बोर्ड मीटिंग। शेयर होल्डर की जो होती है उसको बोला जाता है जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग भी दो तरह की होती हैं, एजीएम ईजीएम। एजीएम होती है बच्चों हमारी एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअली मतलब हर साल वो होती है, और ईजीएम होती है हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, राइट। इसके अलावा डिबेंचर होल्डर की मीटिंग भी होती है, क्लास मीटिंग भी हो सकती है, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर की। मेनली दो होती हैं, बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए जल्दी। ठीक है, चले तो आज बोर्ड मीटिंग पढ़ेंगे हम। जनरल मीटिंग हम, ये शेयर होल्डर मीटिंग है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बच्चों मीटिंग ऑफ बोर्ड्स, इसमें पढ़ना है कि कितनी मीटिंग करनी कंपलसरी है। सेक्शन 173 सेक्शन की जरूरत नहीं है, डील्स विद मीटिंग एंड प्रोवाइड्स दैट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, बच्चों पहली बार कंपनी बनी, नई कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग कब होनी चाहिए?
शुड बी हेल्ड विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कहता है नई कंपनी बनने के रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के अंदर पहली बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। इन एडिशन टू फर्स्ट जनरल मीटिंग जो 30 डेज में होनी है, देयर शैल बी मिनिमम ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर। साल में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। कितनी 4 बोर्ड मीटिंग? 4। एंड 120 डेज शैल इंटरवन बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग। 2 बोर्ड मीटिंग में 120 दिन से ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता। समझिए, साल भर में 4 बोर्ड मीटिंग करनी है और 2 लगातार बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता। ओपीसी में, स्मॉल में और डोरमेंट में 1 बोर्ड मीटिंग करनी है हाफ ईयर में, यानी कि साल में 2 बोर्ड मीटिंग करनी है। और गैप 90 डेज से ज्यादा का, 90 डेज से कम का नहीं होना चाहिए। 90 डेज से कम का नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अगर ओपीसी में एक ही डायरेक्टर है, बच्चों मैंने ओपीसी के टॉपिक में कराया था, तो बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नो रिक्वायरमेंट। अगर ओपीसी में एक ही मेंबर है, देन एक ही डायरेक्टर है, तो देन नो रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग। सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल ट्रस्ट वाले, इनको हर 6 मंथ में एक मीटिंग करनी है। डायरेक्टर मीटिंग पर्सनल, पर्सन मतलब पर्सनल फेस टू फेस, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, या अदर ऑडियो वीडियो मीन्स आजकल यूट्यूब, जूम ऐप है। कंपनी को जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होंगे वो एमजीटी 14 में जाएंगे। एमजीटी 14 एक फॉर्म है जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन का फॉर्म है। कंपनी जितने भी स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करती है उसकी डिटेल आरओसी को देनी पड़ती है, राइट। एंड फर्दर कोरम, बच्चों कोरम होता है कि मिनिमम कितने मेंबर चाहिए कि मीटिंग हो, मतलब कितने बंदे आएंगे मीटिंग होगी, नहीं तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। तो कोरम है 1/3 ऑफ टोटल और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, या तो 1/3 या 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होंगे वो कोरम माना जाएगा। मान लो 10 डायरेक्टर हैं, 12 डायरेक्टर हैं, तो 12 का 1/3 4। अब 4 और 2 में से क्या हायर है? 4, तो ये कोरम है आपका। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट शुड बी प्रेजेंट टू वैलिडेट द मीटिंग। मीटिंग को वैलिड करने के लिए कितने लोग पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। आजकल वो पर्सनली प्रेजेंट हो या वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो, वो काउंट कर लिए जाएंगे। तो दिस इज बोर्ड मीटिंग। दोबारा बताया तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली बोर्ड मीटिंग 30 दिन के अंदर होनी चाहिए, साल में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, और 2 बोर्ड मीटिंग में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ओपीसी स्मॉल और डोरमेंट को 6 महीने में एक मीटिंग करनी है, और गैप 90 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। हाउएवर ओपीसी में एक ही मेंबर है तो बोर्ड मीटिंग नहीं करनी। सेक्शन 8 वाले को 6 महीने में एक मीटिंग करनी है। डायरेक्टर खुद आकर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कंपनी को एमजीटी 14 में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने होते हैं। और कोरम मतलब मिनिमम कितने मेंबर हो कि मीटिंग वैलिड मानी जाए, तो वो है या तो 2 डायरेक्टर हो या 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। दिस बोर्ड मीटिंग। अब देखिए शेयर होल्डर मीटिंग है बच्चों, एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम, ये अभी नहीं कराऊंगा, ये मैं अभी आपको नहीं कराऊंगा, राइट। अभी मैं आपको हल्का सा टॉपिक आगे करा रहा हूं, एजीएम में नेक्स्ट क्लास में लूंगा। अभी मैं आपको कर रहा हूं बिजनेस एथिक्स। बड़ा स्ट्रेट टॉपिक है कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है। बच्चों एथिक्स होता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, ये मोराल नहीं है। मोराल होते हैं कि जैसे मोराल कहता है झूठ बोलना गलत है, एथिक्स कहता है सिचुएशन के हिसाब से अगर झूठ बोलना पड़ जाए तो वो गलत नहीं है। मतलब जैसे मान लो आप एग्जाम में चीटिंग करें, चीटिंग करना गलत है, मोराल कहता है। एथिक्स कहता है कि जब मुझे 1 नंबर का देखना है और 1 नंबर बड़ा जरूरी है मेरे लिए, तो मैं हल्की बहुत चीटिंग कर लूं तो चलेगा। जैसे कहते हैं ना, किसी को बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता, तो दैट इज एथिक्स। एथिक्स मीन्स टू डिसाइड व्हाट इज राइट। आपको देखना पड़ेगा क्या सही है, और जो सही है वो एथिकल है। तो बिजनेस एथिकल होना चाहिए। एथिकल मतलब सही, जैसे मिलावट नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, दैट इज एथिक्स। देखिए एक लाइफ के प्रिंसिपल, एक बिजनेस के प्रिंसिपल, बिजनेस के स्टैंडर्ड्स, बिजनेस के रूल्स। बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू प्रिंसिपल एंड द स्टैंडर्ड्स दैट अकम्पनीज एक्सेप्टेबल बिजनेस बिहेवियर। वो स्टैंडर्ड, वो प्रिंसिपल जो एक्सेप्टेबल है, जिसको लोग एक्सेप्ट कर सके, लोग कह सके कि हाँ ये बिजनेस बिहेवियर है। अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल प्रैक्टिस
ये कंपनी का बैड नेम लाती हैं, इंडिविजुअल का नहीं, पूरी इंडस्ट्री का। अगर एक कंपनी भी मार्केट में अनएथिकल काम करेगी बच्चों, देखिए मान लो एक कंपनी ने मिलावट का सामान बना दिया तो सभी कंपनीज पे डाउट जाएगा, पूरी इंडस्ट्री पे डाउट जाएगा और पूरी इंडस्ट्री को बैड इमेज, बैड नेम देंगी। फॉर एग्जाम्पल, एडल्ट्रेशन, मिलावट बाय वन और मोर कंपनी में स्पॉइल द एंटायर इंडस्ट्री। मानते हो बात को? इसके लिए हमारे यहां पे एसोसिएशन बनी हुई है, CII और फीकी। अब बच्चों CII और फीकी की फुल फॉर्म मैं आज आपको नहीं बता रहा, ये आपका होमवर्क है, देखिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं चेक करूंगा सही है या नहीं है। ये एसोसिएशन में बता दो करती क्या है, ये कोड ऑफ फेयर बिजनेस प्रैक्टिस बनाती हैं कि क्या सही काम करने का तरीका है, और कोई वोलेटर है जो इसको वोलेट करता है तो उसके अगेंस्ट पेनल्टी लगाई जाती है, या उसकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है, या उसके बिजनेस पे बैन लगा दिया जाता है। आपको बिजनेस करने के लिए फिक्की और CII जैसी एसोसिएशन की जो है मेंबरशिप लेनी पड़ती है। ये चेक करते हैं कि हमारे सभी मेंबर ढंग से काम करें, एथिकल काम करें और सभी रूल्स को फॉलो करें। बिजनेस एथिक्स और एथिकल स्टैंडर्ड आर प्रिंसिपल, प्रैक्टिस एंड फिलोसफी जो बिजनेसमैन को गाइड करती हैं कि काम कैसे करना है। इट इज अ बिहेवियर ऑफ ए बिजनेसमैन इन बिजनेस सिचुएशन, किस तरीके से एक बिजनेसमैन बिहेव करता है। बेसिकली इट इज कंसर्न primarily with the impact of decision on the society within or outside the organization or other groups जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट है। कह रहा है आपके डिसीजन सोसाइटी में और सोसाइटी के बाहर, इंटरनल और एक्सटर्नल, हर जगह इंपैक्ट करते हैं। एंड बिजनेस एथिक्स वहां शुरू होता है जहां कानून खत्म होता है। देखिए कानून में जो बात लिखी है वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तो वो एथिकल क्या? एथिकल वो है जहां पे कानून ना हो, आपको अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुन के आपको खुद पता होना चाहिए कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। आपने एक कस्टमर को बेवकूफ बना के 10 का सामान 50 में बेच दिया, अब आप सोचिए कि क्या एथिकल है या नहीं है। एथिक्स वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, हर व्यक्ति के एथिक्स अलग हो सकते हैं। आपको लग सकता है कोई चीज सही है और वही चीज किसी दूसरे व्यक्ति को गलत भी लग सकती है। तो एथिक्स डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। प्रिंसिपल क्या है एथिक्स के? बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल बच्चों इंपॉर्टेंट है, सेकेंडनेस ऑफ मींस एंड एंड। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बिजनेस एथिक्स का कि बिजनेस को सर्व करने के लिए जो मींस है, जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो सैक्रेड और प्योर। सैक्रेड होता है बच्चों पवित्र होनी चाहिए, मतलब गलत काम नहीं करना, पवित्रता वाला काम करना है, प्योर काम करना है। यानी कि गुड एंड कैन नॉट बी अटेन्ड विद द रॉन्ग मींस, अच्छी चीजें बुरे तरीकों से नहीं मिलती। बिजनेस पवित्र अच्छे तरीकों से करा जाता है, चाहे आप गलत तरीके से करें, चाहे सोसाइटी के लिए फायदेमंद भी हो मगर वो गलत है। बात है, अच्छी चीज प्राप्त करने के लिए आप गलत चीज फॉलो करते हैं, चाहे वो सोसाइटी के लिए अच्छी भी हो मगर फिर भी वो गलत मानी जाएगी। पहला पवित्र तरीके। दूसरा नॉट टू डू एनी इविल, इविल मतलब रॉन्ग चीजें। इट इज अनएथिकल टू डू ए मेजर इविल टू द अनदर और वन सेल्फ, चाहे ये मीन्स हो चाहे एंड्स हो। मीन्स होता है मेथड, मीन्स होता है मेथड काम करेंगे, एंड होता है उसका रिजल्ट। चाहे रिजल्ट गलत हो चाहे मेथड गलत हो, गलत तो गलत है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वन शुड मेक प्रॉपर प्रोपोर्शन, प्रॉपर जजमेंट बिफोर डूइंग एनीथिंग सो दैट फेयर व्यू होना चाहिए और बाकियों को नुकसान ना हो। बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कहता है हर काम को करने से पहले सोचिए, 2 बार सोचिए, अपना दिमाग लगाइए कि वो किसी और का नुकसान ना करे। मतलब ऐसा ना हो कि आपने अपना तो फायदा कर लिया मगर किसी और का नुकसान कर दिया। नॉन कोऑपरेशन इन इविल्स, देखिए कोई आदमी गलत करे तो आपको उसको कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट कोऑपरेट एनीवन फॉर इविल्स। कोऑपरेशन विद अदर, नॉर्मल वैसे आपको कोऑपरेशन करना चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए, दूसरे की सहायता करनी चाहिए। एंड द लास्ट मतलब इस पेज का लास्ट, पब्लिसिटी। ये कहता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये आपने करा है वो आम जनता को बताना चाहिए ताकि जनता को पता चले कि आप सही कर रहे हैं या गलत। एनीथिंग दैट इज बीइंग डन और टू बी डन, जो हो चुका है या करने वाले हैं, शुड बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ एवरीवन। इफ एवरीवन नोस नन गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू डू अनएथिकल एक्ट। अगर सबको पता होगा कि क्या हो रहा है और क्या करना है तो यकीन मानिए कोई भी गलत काम करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर सबको हम बताएंगे कि ये काम करना है ये नहीं करना तो कोई भी गलत काम करने की कोशिश नहीं करेगा। इक्विवेलेंट प्राइस कहता है आपको गुड्स का वही प्राइस देना चाहिए
जो बनता है, या फिर जितना प्राइस जो देता है उतने गुड्स उसको देने चाहिए। अगर मैं आपका कस्टमर हूं, मैं आपको 500 रुपए देता हूं, तो एथिकल बात ये कहती है कि मुझे कम से कम 500 रुपए का सामान मिलना चाहिए। यूनिवर्सल वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यू मतलब जो हर तरफ एप्लीकेबल हो, एवरीवेयर एप्लीकेबल। ये रूल किसी पर्टिकुलर बिजनेस के नहीं है, ये हर एक बिजनेस के लिए बनाए गए हैं। ह्यूमन डिग्निटी, देखिए मैन जो इंसान है ना, उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ना देखें, उसको ह्यूमन देखें, इंसान की इज्जत करें। डिग्निटी मतलब उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत की जाए। कस्टमर को खाली पैसे कमाने का तरीका ना समझे, कस्टमर को हमारे जैसे देश में तो ग्राहक को भगवान का रूप माना जाता है, तो पूरी डिग्निटी, पूरी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ देखें। एंड द लास्ट बच्चों 10th वन, नॉन वायलेंस, हिंसा, हिंसा नहीं करने। आपने किसी का, सोसाइटी का राइट इंटरेस्ट हर्ट नहीं करना, कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना, वोलेशन नहीं करना। मतलब कहता है कस्टमर को लूटना, कस्टमर के बातों पे ध्यान ना देना, उससे गलत सामान देना, उससे ज्यादा पैसे लेना, ये भी वोलेंस है, ये हिंसा है। ये हाथापाई वाली नहीं है, मगर ये कंज्यूमर के साथ हिंसा है और इसको अनएथिकल माना जाएगा। तो ये 10 प्रिंसिपल है जो आपको फॉलो करने चाहिए बिजनेस करते समय। पहला, पवित्र तरीके से ईमानदारी से काम करें, कोई इविल ना करें, प्रोपोर्शनलिटी रखें, मतलब अपना नुकसान, अपना फायदा करने के लिए दूसरे का नुकसान ना करें, किसी को इविल में कोऑपरेशन ना दें, बाकी सही चीजों में कोऑपरेशन दें, पब्लिक को ये बातें बताएं। अच्छा, प्राइस इक्विवेलेंट प्राइस की कमोडिटी मिले, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ह्यूमन डिग्निटी को फॉलो करें और नॉन वायलेंस, हिंसा में विश्वास ना करें, गलत काम ना करें। राइट बच्चों, तो दिस इज बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स। बच्चों इसी का ही आगे पार्ट है एथिकल डिलेमा। बच्चों डिलेमा होता है, इसको डायलेमा भी बोलते हैं, डिलेमा भी बोलते हैं। डायलेमा होता है असमंजस, धर्म संकट, जब आप समझ नहीं पाते कि ये चीज एथिकल है या अनएथिकल है। जीवन में कई बार आप किसी मोड़ पर ऐसे डिसीजन में फंस जाते हैं जहां पर आपको समझ नहीं आता कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। दैट इज डायलेमा। डायलेमा इज अ सिचुएशन विच रिक्वायर्ड a choice between option that are or seen easily unfavorable और mutually exclusive। जो पता नहीं चल रहे फेवरेबल है और दोनों एक्सक्लूसिव है, मतलब दोनों ही अवेलेबल है, मेरे को समझ नहीं आ रही कौन सा रास्ता ठीक है। जीवन में हम दो रास्ते दिख रहे हैं हमें, ए और बी। वी आर नॉट एबल टू मेक ए चॉइस की कौन सा करेक्ट है। एथिकल डिलेमा इन्वॉल्व्स द नीड टू चूज फ्रॉम अमंग टू और मोर मोरली एक्सेप्टेबल कोर्स ऑफ एक्शन। दो या दो से ज्यादा एक्शन है जो कि एक्सेप्टेबल है आपको, और एक की चॉइस करने पर दूसरे का सिलेक्शन प्रिवेंट होता है। मतलब मैं दोनों को साथ साथ फॉलो नहीं कर सकता, एक को चूज करने पे दूसरे को प्रिवेंट करना पड़ेगा, और जो चॉइस है वो इक्वली अनएक्सेप्टेबल है, मतलब इक्वल तरीके से ही है वो। इन ए सिचुएशन वेयर मेक्स ए क्वेश्चन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इंडिविजुअल जब सोचता है मेरी ऑब्लिगेशन क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। ये देखिए एग्जांपल लीजिए, बड़ा सिंपल सा। आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपके किसी कॉम्पिटिटर ने, दूसरी कंपनी ने आपको रिश्वत दी कि मुझे इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक करो। अब एक तरफ तो आप कहते हो इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी, दूसरी तरफ पैसा इतना अच्छा है और आपको घर पे किसी मजबूरी कारण वो जरूरी है पैसा। अब आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आ गए, पहला तो मैं बेईमानी ना करूं, एथिकल नहीं है। दूसरा, ये बेईमानी मेरे परिवार के लिए पैसा लाने में जरूरी है, जो कि परिवार के लिए जरूरी है, तो मुझे बेईमानी कर लेनी चाहिए। अब दोनों ऑप्शन हो गए, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। एक मन कहता है कि बेईमानी करना गलत है, दूसरा कहता है मदद करने के लिए मजबूरी में बेईमानी करना गलत नहीं है। तो दैट इज एथिकल डिलेमा, राइट। ये बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और डिफिकल्ट होते हैं रिजॉल्व करना। राइट वर्सेस जी, देखिए जिंदगी में सही और गलत की पहचान करना और सही और गलत का फर्क निकालना और सही और गलत का आंसर ढूंढना, यही सबसे मुश्किल है। हाउएवर डिलेमा आपको सोल्व तो करना ही पड़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ना है तो सही गलत का फैसला तो आपको करना पड़ेगा, सही गलत की पहचान करनी पड़ेगी। आपको अपने दिल से और अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कैसे सोल्यूशन होगा, देखिए हाउ टू एड्रेस डिलेमा समझ आ गया, असमंजस, धर्म संकट, कंफ्यूजन। अब क्वेश्चन आता सर इन एथिकल डिलेमा का सोल्यूशन निकाला कैसे जाए, तो कैसे एड्रेस किया जाए। देखिए ethical dilemma constitution takes into the gray zone of business and professional life where things are no longer black or white and ethics to be white or red। कहता है चीजें ऐसे नहीं कि एक ब्लैक है व्हाइट, एक ग्रे है। ये आपको समझ नहीं आ रहा, आप गहराई में जा चुके हैं, आपको चॉइस करनी है इक्वली बैलेंस्ड आर्गुमेंट में। दोनों ही मतलब मेरा मन कहता है
नहीं बेईमानी करना गलत है। दूसरा मन कहता है नहीं परिवार को देखना जरूरी है। एक मन कहता है कंपनी को देखना जरूरी है, दूसरा मन कहता है फैमिली को देखना जरूरी है। दोनों ही इक्वली एक्सेप्टेबल है। ये मोरल सिचुएशन है। मेरे मोरल्स क्या कहते हैं, नैतिकता के आधार पर चोरी करूं ना करूं, बेईमानी करूं ना करूं। और अलग अलग एटीट्यूड, अलग अलग बिहेवियर पे होता है किसी के। ये आपके पर्सनल कैरेक्टर पे, आपकी वैल्यूज पे, आपके रीति रिवाजों पे, आपके कल्चर पे, आपकी परवरिश पे, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस सोसाइटी से आते हैं, उन चीजों पे डिपेंड करेगा। राइट। ए बिजनेस डायलेमा एग्जिस्ट व्हेन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेक्स ए फेस चॉइस बिटवीन टू और मोर ऑप्शन, जिसके इंपैक्ट हो सकते हैं या तो उसके स्टेक होल्डर पे जो लोग इन्वॉल्व है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पे। जनरली वो डिलेमा बिजनेस से रिलेटेड है और वो डिसीजन आपके प्रॉफिट को इंपैक्ट कर सकता है, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को, कि आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव है नहीं है, उसको इंपैक्ट कर सकता है, और आपके सभी स्टेक होल्डर को। स्टेक होल्डर इज ए वाइड टर्म देन शेयर होल्डर। राइट। तो इस सिचुएशन में हमें प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी। ठंडे दिमाग से, ईमानदारी से, समझदारी से सोचना पड़ेगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मैं फिर भी बता रहा हूं, हो सकता है आपके लिए कोई चीज राइट हो और हो सकता है वही चीज मेरे लिए रॉन्ग हो, या मेरे लिए कोई चीज राइट हो और आपके लिए रॉन्ग हो। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ये आपका नैतिकता, आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर, आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका सर्कल, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिसीजन लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो एवरी पर्सन कैन मेक ए डिफरेंट डिसीजन, यू नेवर नो। इस चीज को ध्यान रखिए। दैट इज एथिकल। जीवन में बहुत बार ऐसी समस्याएं आती हैं। कंफ्यूजन और चॉइस तो हमारे जीवन का पार्ट बन चुका है। कंफ्यूजन बार बार क्रिएट होती है और हमें बार बार चॉइस करनी पड़ती है। इट्स अ डेली रूटीन काइंड ऑफ प्रैक्टिस जो एक आदमी को फॉलो करनी पड़ती हैं। जब ये बिजनेस के लिए हो जाए और एथिकल लेवल पे हो जाए तो इनको एथिकल डायलेमा कहते हैं। राइट। देखिए बिजनेस एथिक्स में क्या क्या देखा आपने। पहले तो एथिक्स का मीनिंग क्या है, कि एथिकल है क्या। एथिक्स मींस टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। देन 10 प्रिंसिपल देखिए, देन डिलेमा, कंफ्यूजन देखिए और उसका सॉल्यूशन देखा। राइट। तो बच्चों आज की क्लास में टॉपिक हमने क्या क्या किए। पहले हमने किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिसको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है वो डायरेक्टर है, और इन सभी डायरेक्टर को कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए, मैक्सिमम कितने चाहिए, उस लिमिट को बढ़ाया भी जा सकता है। फिर हमने पढ़ा एक व्यक्ति कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप 20 या उससे कम भी की जा सकती हैं, पब्लिक में 10। देन वुमेन डायरेक्टर, एक स्पेसिफाइड कंपनी को और लिस्टेड कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना कंपलसरी है। रेजिडेंट डायरेक्टर, हर एक लिस्टेड कंपनी को रेजिडेंट डायरेक्टर रखना जरूरी है। रेजिडेंट का मतलब जो इंडिया में पिछले साल में कम से कम 182 डेज रहे। देन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, लिस्टेड कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर को भी डायरेक्टर चूज करने का मौका मिलेगा। स्मॉल शेयर होल्डर वो लोग होते हैं, वो शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास 20,000 से ज्यादा के शेयर नहीं होते। देन डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, दिन लेना कंपलसरी है, डीआई है, 12 भरना है, वो बातें। फर्स्ट डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना है वो होगा जिसका नाम आर्टिकल में होगा। आर्टिकल में नहीं लिखा हो तो सब्सक्राइबर खुद करेंगे, और सब्सक्राइबर भी अगर नहीं करते तो जो सब्सक्राइबर है उन्हीं को फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। राइट। देन अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर हर एक जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं। टोटल डायरेक्टर का 1/3 फिक्स होता है, 2/3 रोटेशन होता है। इंडिपेंडेंट वगैरह फिक्स होते हैं। 2/3 को 3 साल में 1/3 करके रिटायर किया जाता है, और जो जितना पुराना होता है उसको उतनी जल्दी रिटायर किया जाता है। हु इज लॉन्गर इन द ऑफिस शैल रिटायर फर्स्ट। वो अलग बात है, उसको आप रिटायर करके दोबारा रीअपॉइंट भी कर सकते हो या उसकी जगह पर किसी और को भी रीअपॉइंट कर सकते हो। रेजोल्यूशन अलग अलग तरह के चाहिए, ऑर्डिनरी, स्पेशल। ऑर्डिनरी में आपको 50% की मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल में आपको 75% की मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल में आपको फॉर्म भरना है MGT 14। राइट। अच्छा, आपने किसी जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया तो वो बोर्ड जहां जनरल मीटिंग वो एडजर्न हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी, नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस। और अगर अगले वीक में भी आपने नहीं किया तो जो डायरेक्टर रिटायर हुए हैं वो ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट कर दिए जाएंगे। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर को रिमूव किया जाता है, जनरली ऑर्डिनरी इलेक्शन के द्वारा किया जा सकता है। जो इंडिपेंडेंट है, जो सेकंड बार आया उसको स्पेशल से किया जाता है, उसकी जगह पर आप किसी और को अपॉइंट कर सकते हो, मगर उसको उतना ही टेन्योर मिलेगा जितना पहले वाले का बैलेंस होगा। मतलब जितने समय पहले वाला और चलता उतने ही समय नए को अपॉइंट किया जाएगा। राइट। दिस इज रिमूवल। देन बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। आपको साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी है।
पहली बोर्ड मीटिंग जो है कंपनी बनने के 30 दिन के अंदर करनी है। हर बोर्ड मीटिंग में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ओपीसी में अगर एक मेंबर है तो मीटिंग नहीं करनी। ओपीसी में अगर एक से ज्यादा मेंबर है या स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, तो 6 महीने में एक मीटिंग करेंगे और 2 मीटिंग में 90 दिन से कम का समय नहीं होगा, याद कीजिए। सेक्शन 8 में भी 6 महीने में बोर्ड मीटिंग करनी है, सिंपल। उसके बाद बच्चों ये एथिक्स आ गया। हमने एनुअल जनरल मीटिंग ईजीएम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ा। एथिक्स में प्रिंसिपल्स आ गए, देन डिलेमा और डिलेमा को एड्रेस करना, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में हम जनरल मीटिंग करेंगे और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, राइट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।